मैंने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। तो फिर आज खुलकर लड़ाई होगी। आज मैं पूरे संसार को खून से भर दूंगा। मैं अपनी बाहों में बेहोश पड़ी। लिन वनक्यू को उठाए खड़ा था। मेरे काले बाल एक ही पल में बर्फ जैसे सफेद हो गए। मेरे पूरे शरीर के चारों ओर ऐसी भयानक ट्रू ड्रैगन ऑनरा घूम रही थी जो ग्रेटली ट्रू इमोर्टल्स को भी चीर सकती थी। मैंने दहाड़ते हुए कहा, मर जाओ। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे स्पेस को चीरते हुए गॉड डोमेन में लौट गया। मैंने पूरे ब्रह्मांड में गूंजती आवाज में कहा, पूरा संसार अब कांपो। मेरी ठंडी और बेरहम आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। उसी पल पूरा तारों भरा आसमान अनंत अंधेरे में डूब गया और मेरे बदले की कहानी अब जाकर सच में शुरू हुई थी। गॉड डोमेन के आसमान में अनगिनत ड्रैगन्स जोर जोर से दहाड़ रहे थे। 9 हेवंस की बिजली पागलों की तरह गरज रही थी। उस भव्य और सुनहरे ड्रैगन एम्परर हेवनली पैलेस के बाहर इस समय पूरे 1,00,000 डिवाइन आर्मर्ड गार्ड्स पूरी तरह तैयार खड़े थे। उनमें से हर एक के शरीर से बेहद डरावनी ऑरा निकल रही थी, लेकिन इस समय उनकी आंखों में सिर्फ डर था, क्योंकि उनके सामने स्पेस के अंदर सफेद बर्फ जैसे बालों वाला फटे हुए साधारण सूती कपड़े पहने एक नौजवान धीरे धीरे उनकी तरफ चला आ रहा था। उसका हर कदम पड़ते ही पूरे गॉड डोमेन का स्पेस मकड़ी के जाले जैसी दरारों से भर जाता, मानो पूरा स्पेस उसके शरीर का भार तक सह नहीं पा रहा हो। ड्रैगन क्लैन के डिवाइन जनरल ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, लिन फैन, तुम ड्रैगन क्लैन के गद्दार, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि वापस गॉड डोमेन में आ गए। मरने की तैयारी कर लो। फर्स्ट प्रिंस पहले ही सुप्रीम एंसेस्टर्स के साथ मिलकर गॉड्स फॉर्मेशन तैयार कर चुके हैं। आज तुम्हारी मौत तय है। हेवनली पैलेस की रक्षा कर रहे ड्रैगन क्लैन के एक डिवाइन जनरल ने ऊंची आवाज में चिल्लाया, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने सिर्फ अपनी बाहों में पड़ी पीले चेहरे वाली लिन वनक्यू की तरफ प्यार से देखा। उसकी लाइफ ऑरा अभी भी बेहद कमजोर थी। मेरी उंगली से 9 रंगों की डिवाइन लाइट छोड़ती हुई ट्रू ड्रैगन हार्ट ब्लड की एक बूंद निकली। मैंने उसे धीरे से उसके माथे पर लगा दिया ताकि फिलहाल उसकी आखिरी बची लाइफ फोर्स सुरक्षित रह सके। ये सब करने के बाद मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरी लाल आंखों में अब इंसानों जैसी कोई भावना बाकी नहीं थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों ने अभी उसे जगा दिया। मैंने ठंडी आवाज में सिर्फ 6 शब्द कहे। मैंने हाथ तक नहीं उठाया। बस मेरे गले की गहराई से एक बेहद डरावनी ट्रू ड्रैगन रोर निकली। एक अदृश्य ट्रू ड्रैगन साउंड वेव मेरे शरीर से चारों तरफ फैल गई। वह सामने खड़े 1,00,000 डिवाइन आर्मर्ड गार्ड से टकराई और अगले ही पल उनके शरीर कागज की तरह टूटने लगे। वे सब बिखर कर अनगिनत टुकड़ों में बदल गए और हवा में पूरी तरह गायब हो गए। इतना ही नहीं, हेवनली पैलेस के बाहर लगा अभेद्य डिफेंसिव फॉर्मेशन भी उस एक दहाड़ में पूरी तरह टूट गया। ड्रैगन क्लैन के डिवाइन जनरल ने डर से कांपते हुए कहा, दानव, तू एक राक्षस है। वह ड्रैगन क्लैन का डिवाइन जनरल डर के मारे कांप उठा और मुड़कर भागने लगा, लेकिन मैंने बस हल्के से हाथ घुमाया। एक हजारों मीटर लंबी सुनहरी ड्रैगन ऑरा निकली और उसने उसे उसी पल पूरी तरह शून्य में बदल दिया। लिन वुजी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लिन फैन, मेरे प्यारे छोटे भाई, 3 साल पहले तुम किसी तरह मौत से बच निकले थे, लेकिन आज तुम खुद मरने वापस आ गए। क्या सच में तुम्हें लगता है कि हमारी 9 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन में अब कोई नहीं बचा? हेवनली पैलेस की गहराई से 9 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन रॉब पहने और सिर पर बैंगनी सुनहरा मुकुट लगाए एक बेहद खूबसूरत नौजवान बाहर आया। उसके पूरे शरीर से बेहद घनी ग्रेट ये ट्रू इमॉर्टल ऑनरा निकल रही थी। वह और कोई नहीं बल्कि वही लिन वूजी था जिसने मुझसे ड्रैगन एम्परर की गद्दी छीनी थी। और उसके पीछे 3 सफेद बालों वाले बूढ़े धीरे धीरे बाहर आए। उनके शरीर से उससे भी ज्यादा डरावनी और अथाह ऑरा निकल रही थी। उन तीनों की कल्टीवेशन ग्रेट लुओ ट्रू इमॉर्टल रेल्म तक पहुंच चुकी थी। वे गॉड डोमेन ड्रैगन क्लैन के सबसे प्राचीन सुप्रीम एंसेस्टर्स थे। मैंने शांत आवाज में कहा, लिन वूजी, आज मैं यहाँ सिर्फ 2 काम करने आया हूँ। पहला, तुम्हें मारना। दूसरा, तुम्हारी पूरी 9 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन का नामो निशान मिटा देना। मैंने शांत चेहरे के साथ कहा। मेरी आवाज तो बेहद शांत थी, यहाँ तक कि उसमें हल्की सी नरमी भी थी, लेकिन वहां मौजूद हर किसी के कानों में वो आवाज ऐसे गूंजी मानो वे किसी अथाह खाई के सामने खड़े हों। उस आवाज में सिर्फ ठंडक और निराशा थी। ड्रैगन क्लैन के एक सुप्रीम एंसेस्टर ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, बहुत घमंडी हो, फॉर्मेशन चालू करो, इसे अभी मार डालो। ड्रैगन क्लैन के एक सुप्रीम एंसेस्टर ने गुस्से से दहाड़ लगाई। अगले ही पल चारों ने एक साथ हमला कर दिया। स्पेस के अंदर अचानक 9 बेहद विशाल काले ड्रैगन्स दिखाई दिए।
वे जोर जोर से दहाड़ते हुए आसमान की तरफ उठे और ऊपर जाकर एक विशाल काले पर्दे में बदल गए। उसने कई लाख ली तक के पूरे स्पेस को पूरी तरह बंद कर दिया। वह था गॉड डोमेन ड्रैगन क्लैन का सबसे ताकतवर फॉर्मेशन, 9 ड्रैगन्स लॉकिंग गॉड फॉर्मेशन। कहा जाता था कि अगर कोई ग्रेट लो ट्रू इमॉर्टल भी इसमें फंस जाए तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। लिन वूजी पागलों की तरह हंसते हुए बोला, मर जाओ छोटे भाई, ड्रैगन एम्परर लेगेसी आखिरकार मेरी ही होगी। लिन वूजी पागलों की तरह हंसने लगा। उसने पूरी ताकत से फॉर्मेशन को चलाया। काले रंग की अनगिनत बिजली विनाशकारी भालों में बदल गई और बारिश की तरह मेरी तरफ टूट पड़ी। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, इतना घटिया सामान, पहले मैं इसी चीज में अपने पैर भिगोया करता था और आज इसी से मुझे रोकना चाहते हो? मैंने ठंडी हंसी हंसी, फिर धीरे से अपना दायां हाथ आसमान की तरफ उठाया और सिर्फ 2 शब्द कहे। मैंने कहा, टूट जा। धड़ाम। एक ऐसा धमाका हुआ जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। न कोई शानदार टेक्निक थी, न कोई चमकदार रोशनी, सिर्फ सबसे शुद्ध, सबसे सीधी और सबसे भयानक ताकत थी सबकी डरी हुई आंखों के सामने। वह 9 ड्रैगन्स लॉकिंग गॉड फॉर्मेशन, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह देवताओं तक को कैद कर सकती है, मेरे एक हाथ के वार से मिट्टी के घड़े की तरह टूटकर बिखर गई। फॉर्मेशन को संभाल रहे ड्रैगन क्लैन के तीनों सुप्रीम एंसेस्टर्स फॉर्मेशन के पलटवार से एक साथ खून उगलने लगे। उनके चेहरे पूरी तरह सफेद पड़ गए। लिन वूजी डर के मारे चीखते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे शरीर की 9वीं सील पूरी तरह खुल चुकी है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। लिन वूजी डर के मारे चीख उठा। उसकी आंखों में सिर्फ दहशत थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस सील को गॉड किंग तक नहीं खोल पाए उसे मैं इतनी आसानी से तोड़ दूंगा। मैंने शांत आवाज में कहा, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। लिन वूजी, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल सीधे लिन वूजी के सामने पहुंच गया। मेरा दायां हाथ सुनहरे ड्रैगन क्लॉ में बदल गया। मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे मरे हुए कुत्ते की तरह हवा में उठा लिया। वह चाहे जितना भी तड़पता रहा या अपनी सारी डिवाइन टेक्निक्स इस्तेमाल करता रहा, वह जरा सा भी हिल नहीं पाया। लिन वूजी ने डर के मारे चीखते हुए कहा, सुप्रीम एंसेस्टर, मुझे बचाइए, बचाइए। लिन वूजी पागलों की तरह चीखने लगा, लेकिन ड्रैगन क्लैन के वे तीनों सुप्रीम एंसेस्टर्स मेरी ताकत देखकर पहले ही डर से टूट चुके थे। वे वहीं खड़े कांप रहे थे। उनमें से किसी की भी एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसी समय गॉड डोमेन की सबसे गहरी जगह का स्पेस अचानक जोर से मुड़ने लगा। एक सुनहरी पोशाक पहने बेहद विशाल और रौबदार आकृति धीरे धीरे सामने आई। उसके शरीर से निकल रही प्रेशर ग्रेट लू ट्रू इमॉर्टल से भी कहीं ज्यादा थी। वह पहले ही हाफ स्टेप गॉड किंग रियलम तक पहुंच चुका था। वह था 9 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन का सबसे ताकतवर एंसेस्टर और लिन वूजी का सबसे बड़ा सहारा, तियान युआन डिवाइन एम्परर। तियान युआन डिवाइन एम्परर ने गंभीर आवाज में कहा, ड्रैगन एम्परर, ये बूढ़ा जानता है कि लिन वूजी ने माफ न करने लायक अपराध किए हैं, लेकिन आखिर वह हमारी 9 क्लाउड गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन का आखिरी वारिस है। तियान युआन डिवाइन एम्परर ने बेहद सम्मान के साथ कहा, अगर महाराज उसे एक बार माफ कर दें तो हमारी 9 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन हमेशा हमेशा के लिए आपके सामने सिर झुकाकर रहेगी और कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएगी। तियान युआन डिवाइन एम्परर ने बेहद सम्मान के साथ झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज हल्के से कांप रही थी। हालांकि वह हाफ स्टेप गॉड किंग था, लेकिन अपनी पूरी ताकत वाले सुप्रीम ड्रैगन एम्परर के सामने वह भी एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम लोग उस लायक भी हो। मैंने ठंडी हंसी हंसी। मैंने उसे एक शब्द और बोलने का मौका भी नहीं दिया। मेरी 5 उंगलियां हल्के से कस गईं। लिन वूजी दर्द और डर से पागलों की तरह चीखने लगा, लेकिन अगले ही पल 9 हेवंस ट्रू ड्रैगन फ्लेम ने उसके पूरे शरीर को निगल लिया। सिर्फ एक सांस जितने समय में गॉड डोमेन का वह घमंडी फर्स्ट प्रिंस पूरी तरह राख बन गया। उसकी सोल का एक कण भी बाकी नहीं बचा। तियान युआन डिवाइन एम्परर ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, लिन फान, तुम पागल हो। तियान युआन डिवाइन एम्परर ने गुस्से से कहा, तुमने सच में उसे मार डाला। तियान युआन डिवाइन एम्परर पहले तो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह डरावना हो गया। उसे समझ आ गया था कि अब हमारी और 9 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन की दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती। तियान युआन डिवाइन एम्परर ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर सब साथ मरेंगे। वह गुस्से से दहाड़ा। उसने अपने डिवाइन एम्परर सोर्स को पूरी तरह जलाना शुरू कर दिया। उसका पूरा शरीर एक विशाल सुनहरे सूरज में बदल गया। उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वह पूरे गॉड डोमेन को मिटा सकता था। वह सीधे मेरी तरफ टूट पड़ा। वह खुद को उड़ाकर मुझे भी साथ खत्म करना चाहता था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मेरी इजाजत ली,
मैंने ठंडी आवाज में कहा। मैंने अपनी बाहों में पड़ी लिन वनक्यू को और कसकर पकड़ लिया। दूसरा हाथ एक विशाल गोल्डन ड्रैगन क्लॉ में बदल गया। उसमें एब्सोल्यूट कंट्रोल लॉ की ताकत भरी हुई थी। मैंने उसी हाथ से उस सुनहरे सूरज पर पूरी ताकत से एक थप्पड़ मारा। धड़ाम! आसमान में बेहद भारी धमाका गूंज उठा। टियन्युएन डिवाइन एम्परर का वह सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो पूरे गॉड डोमेन को मिटा सकता था, मेरे एक ही थप्पड़ से उल्टा वापस उसके शरीर के अंदर दब गया। इतना ही नहीं, उस एक वार की ताकत ने उसके पूरे शरीर की हड्डियां और मेरिडियंस तोड़ डाले। वह टूटी हुई पतंग की तरह उड़ता हुआ नीचे टूटे हुए चौक में जा गिरा। उसके मुंह से लगातार सुनहरी रोशनी मिला खून निकलने लगा। ड्रैगन क्लैन के एक सुप्रीम एंसेस्टर ने सदमे से कहा, सुप्रीम एंसेस्टर, ये कैसे हो सकता है? क्या सुप्रीम एंसेस्टर भी उसके एक वार का सामना नहीं कर सके? बचे हुए ड्रैगन क्लैन के तीनों सुप्रीम एंसेस्टर्स पूरी तरह टूट गए। उनके पैर जवाब दे गए। वे वहीं घुटनों के बल गिर पड़े और लगातार सिर झुकाकर मुझसे दया की भीख मांगने लगे। तीनों सुप्रीम एंसेस्टर्स ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हम भी मजबूर थे, कृपया हम कुत्तों जैसी जान बख्श दीजिए। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मैं धीरे धीरे टियन्युएन डिवाइन एम्परर के सामने जाकर खड़ा हो गया। टियन्युएन डिवाइन एम्परर ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, ड्रैगन एम्परर, तुम जीत गए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम चैन से ड्रैगन एम्परर बनकर रह पाओगे? लीन वुजी पहले ही एबिस डीमन रियलम के साथ समझौता कर चुका था। जैसे ही उसकी मौत होगी, वैसे ही एबिस डीमन रियलम की सेना गॉड डोमेन पर हमला कर देगी। गॉड डोमेन का नाश तय है। तुम और तुम्हारी वो प्यारी औरत दोनों मरोगे। टियन्युएन डिवाइन एम्परर खून के तालाब में पड़ा पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी में सिर्फ निराशा और नफरत थी। मैंने शांत आवाज में कहा, अबिस डीमन रेल्म, तो उससे क्या? एक आएगा तो एक को मारूंगा, 10,000 आएंगे तो 10,000 को मार दूंगा, मैंने शांत आवाज में कहा। फिर धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। मेरे हाथ से निकली ट्रू ड्रैगन डिवाइन फ्लेम ने उसी पल उसके बचे हुए शरीर को भी पूरी तरह मिटा दिया। इतना ही नहीं, जो 3 सुप्रीम एंसेस्टर्स जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मुझसे दया की भीख मांग रहे थे, वे भी मेरे उस एक वॉर में राख बनकर हवा में बिखर गए। इस तरह 9 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन के सभी सबसे ताकतवर लोग पूरी तरह खत्म हो गए। ये सब खत्म करने के बाद मैंने अपने शरीर से निकल रही ड्रैगन ऑनरा वापस समेट ली। आसपास की जो स्पिरिचुअल ऑनरा अभी तक उथल पुथल मचा रही थी, वह पल भर में पूरी तरह शांत हो गई। मैंने प्यार से अपनी बाहों में पड़ी लिन वनक्यू की तरफ देखा। उसकी लंबी पलकें हल्के हल्के कांप रही थीं। हालांकि मेरे हार्ट ब्लड ने उसके शरीर की डेथ ऑरा को फिलहाल दबा रखा था, लेकिन उसकी लाइफ फोर्स अभी भी बेहद कमजोर थी। अगर मैं उसे जबरदस्ती यहां वापस न लाता तो शायद रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी होती। लिन वॉन्क्यू ने कमजोर आवाज में पूछा, लिन फैन, क्या मैं मरने वाली हूं? लिन वॉन्क्यू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी खूबसूरत आंखों में थकान और बिछड़ने का डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दायां हाथ उठाया। वह मेरे चेहरे को छूना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ आधे रास्ते में ही बेबस होकर नीचे गिर गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, पगली, जब तक मैं हूं, ना यमराज तुम्हें ले जा सकता है और ना ही हेवन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। मैं मुस्कुराया और धीरे से अपना दायां हाथ उसके माथे पर रख दिया। फिर अभी अभी मिली शुद्ध ड्रैगन एम्परर लेगेसी सोर्स को उसके माथे के रास्ते धीरे धीरे उसके शरीर में भेजना शुरू कर दिया। अगले ही पल अनगिनत सुनहरी रोशनियां उसके पूरे शरीर को ढकने लगीं। उसकी टूटी हुई लाइफ सोर्स एक चमत्कारी रफ्तार से फिर से बनने लगी। इतना ही नहीं, उसका मायराइड मेडिसिन सेक्रेट बॉडी भी उसी समय पूरी तरह जाग गया और वह ड्रैगन एम्परर लेगेसी की सबसे शुद्ध ड्रैगन पावर के साथ पूरी तरह एक हो गया। दोनों शक्तियां मिलकर दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली मायरिड वुड ड्रैगन एम्परर बॉडी बन गई। लेगेसी पूरी तरह उसके अंदर समाने के बाद लिन वॉन्क्यू का बर्फ जैसा सफेद चेहरा धीरे धीरे फिर से गुलाबी होने लगा। उसके शरीर में दोबारा लाइफ फोर्स लौट आई। वह हैरानी से उठकर बैठ गई। उसे अपने शरीर के अंदर पहले से कई गुना ज्यादा ताकत महसूस हो रही थी। वह मुझे अविश्वास से देखती रह गई। लिन वनक्यू ने हैरानी से कहा, लिन फान, मैं मरी नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, पगली, तुम मेरी औरत हो, मैं तुम्हें मरने कैसे दे सकता हूं? मैं मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। लिन वनक्यू भावुक होकर मेरे कंधे से लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। हम दोनों इस अनमोल पल को महसूस ही कर रहे थे कि अचानक गॉड डोमेन की सबसे गहरी जगह से एक बेहद भारी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी विशाल दैत्य के दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। उसी पल पूरे स्टार रीजन को चीरती हुई एक विशाल काली दरार धीरे धीरे खुलने लगी। उस काली दरार के खुलते ही उसमें से बेहद घनी और घिनौनी अबिस डीमन चीफ पागलों की तरह बाहर निकलने लगी। उसने पूरे सुनहरे गॉड डोमेन के आसमान को पूरी तरह काला कर दिया।
उस काले डीमन ची के समुद्र के अंदर अनगिनत डरावने डीमन क्लैन के साए दिखाई देने लगे। उनमें से हर तरफ बेहद शक्तिशाली डीमन एम्परर्स की ऑरा फैल रही थी। उनकी ताकत ग्रेट लूट्रू इमॉर्टल से भी कम नहीं थी। वे लगातार इकट्ठा हो रहे थे। मैंने शांत आवाज में कहा, लगता है लिनवू जी, उस बेवकूफ ने सच में आखिरी चाल पहले से तैयार कर रखी थी। लेकिन तो उससे क्या? मैंने शांत चेहरे से कहा। फिर धीरे से अपनी बांधों से लिन वन क्यू को अलग किया और अपना दायां हाथ स्पेस की तरफ बढ़ाया। अगले ही पल वही जंग लगी छोटी सी कुदाल फिर से मेरे हाथ में आ गई। लेकिन इस बार वह 9 ड्रैगन्स गोल्डन हो में नहीं बदली। वह उसी पुराने जंग लगे साधारण रूप में रही। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि मेरी मौजूदा ताकत के साथ अगर मेरे हाथ में एक साधारण सूखी टहनी भी हो तो वह भी पूरे हेवंस को 2 हिस्सों में चीरने के लिए काफी होगी। लिन वान क्यू ने दृढ़ आवाज में कहा, लिन फान, इस बार मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगी। लिन वन क्यू धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी थोड़ी पुरानी सफेद पोशाक बिना हवा के ही लहराने लगी। उसके पूरे शरीर के चारों ओर बेहद पवित्र हरी सोर्स पावर और सुनहरी ड्रैगन लाइट घूम रही थी। ड्रैगन एम्परर लेगेसी के साथ पूरी तरह फ्यूजन होने के बाद उसकी ताकत भी हाफ स्टेप ग्रेट लुओट्रू इमॉर्टल रेल्म तक पहुंच चुकी थी। हालांकि वह अभी सबसे ताकतवर दुश्मनों का सामना नहीं कर सकती थी, लेकिन आम डीमन एम्परर्स को हराने के लिए उसकी ताकत काफी थी। मैं जोर से हंसकर बोला, ठीक है, अगर ऐसा है तो आज हम दोनों पति पत्नी मिलकर इन अबिस के कमीनों का सफाया कर देंगे। मैं जोर से हंस पड़ा। मेरे बर्फ जैसे सफेद बाल तेज हवा में बेतहाशा उड़ने लगे। मैंने अपने हाथ में वही जंग लगी छोटी सी कुदाल पकड़ रखी थी। दूसरे हाथ से मैंने लिन वान क्यू की पतली कमर को थाम लिया। अगले ही पल हम दोनों सुनहरी रोशनी की एक किरण बनकर सीधे उस आसमान को ढक लेने वाली अबिस डीमन ची की लहरों की तरफ उड़ गए। गॉड डोमेन की सबसे गहरी टूटी हुई स्पेस में अबिस डीमन ची उफनती हुई समुद्री लहरों की तरह लगातार फैल रही थी। उसने पूरे सुनहरे गॉड डोमेन के आसमान को पूरी तरह गहरे काले रंग में बदल दिया था। लाखों की संख्या में अबिस डीमन क्लैन की सेना लगातार दोनों दुनियाओं की सीमा पार करके अंदर आ रही थी। उनमें से हर एक ने काले डीमन आर्मर पहन रखे थे और हर किसी से हिंसा और कत्लेआम की ऑरा निकल रही थी। उस विशाल सेना के सबसे आगे एक काले हड्डियों से बने सिंहासन पर 3 ऐसी आकृतियां बैठी थीं, जिनसे आसमान हिला देने वाली डीमन ऑरा निकल रही थी। वे तीनों ही हाफ स्टेप डिवाइन एम्परर रेल्म के एबिस डीमन लॉर्ड्स थे। उनमें सबसे आगे बैठा डेमन लॉर्ड सबसे अलग था। उसके माथे पर एक लंबा सींग था और उसके पूरे शरीर के चारों ओर रहस्यमयी काली लॉ चेन्स घूम रही थीं। वह था वन हॉर्न्ड डेमन लॉर्ड। वन हॉर्न्ड डेमन लॉर्ड जोर से हंसते हुए बोला, हाँ लिनवू जी, वह निकम्मा सच में मर गया। लेकिन उसी की वजह से हम इतनी आसानी से दोनों दुनियाओं की बैरियर पार करके इस समृद्ध गॉड डोमेन में आ सके। आज के बाद पूरा गॉड डोमेन हम डीमन क्लैन का होगा। यहाँ का हर जीव हमारा गुलाम बनेगा। वन हॉर्न डीमन लॉर्ड की तीखी हंसी पूरे स्पेस में गूंज उठी। उसकी आवाज से आसपास तैरते अनगिनत टूटे हुए उल्का पिंड उसी पल धूल बन गए। बाकी दोनों डीमन लॉर्ड्स के चेहरों पर भी लालच साफ दिखाई दे रहा था। वे बेसब्री से अपनी डीमन आर्मी को आदेश देकर गॉड डोमेन का कत्लेआम शुरू करना चाहते थे। मैंने शांत आवाज में कहा, सच में लगता है तुम लोग खुशी कुछ ज्यादा ही जल्दी मनाने लगे। उसी समय एक बेहद शांत आवाज अचानक सबके कानों में गूंजी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसने पूरे आसमान में फैली डीमन क्यूआई की गर्जना को एक ही पल में दबा दिया। वहां मौजूद हर कोई एक साथ ऊपर देखने लगा। टूटे हुए स्पेस के अंदर सफेद बर्फ जैसे बालों वाला साधारण सूती कपड़े पहने एक नौजवान धीरे धीरे उनकी तरफ चला आ रहा था। उसकी कमर पर वही थोड़ी हास्यास्पद दिखने वाली जंग लगी छोटी सी कुदाल अब भी टंगी हुई थी और मेरे दाएं हाथ से मैंने एक बेहद खूबसूरत और शांत चेहरे वाली लड़की की पतली कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। उसने साधारण सफेद पोशाक पहन रखी थी। उसके पूरे शरीर के चारों ओर सुनहरी ड्रैगन ऑनरा और हरी सोर्स पावर घूम रही थी। हम दोनों लाखों की संख्या वाली डीमन आर्मी के सामने खड़े थे। हमारी आकृतियां भले ही छोटी लग रही थीं, लेकिन मेरे शरीर से निकल रही उस सर्वोच्च ड्रैगन एम्परर ऑनरा के सामने आसमान को ढक लेने वाली डीमन ची भी मानो अपने सबसे बड़े दुश्मन से टकरा गई हो। वह पागलों की तरह दोनों तरफ हटने लगी और हमारे आसपास कई हजार मीटर तक आने की भी हिम्मत नहीं कर सकी। वन हॉर्न्ड डीमन लॉर्ड ने गंभीर आवाज में पूछा, तो तुम ही वह मशहूर ड्रैगन एम्परर हो? वन हॉर्न्ड डीमन लॉर्ड की आंखों में पहली बार गंभीरता दिखाई दी। उसे मेरे शरीर से निकल रही बेहद खतरनाक ऑरा महसूस हो रही थी, लेकिन वह खुद हाफ स्टेप डिवाइन एम्परर था और उसके साथ लाखों डीमन सोल्जर्स भी थे। उसे बिल्कुल नहीं लगा कि वह अभी अभी अपनी सील खोलने वाले ड्रैगन एम्परर से हार सकता है। मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, हाँ, और मैं तुम्हारा बाप हूं, मैंने ठंडी आवाज में कहा। फिर धीरे से अपनी कमर से
वही जंग लगी। छोटी सी कुदाल उतार ली, मैंने उसे हाथ में पकड़ लिया। मैंने उसमें जरा सी भी स्पिरिचुअल पावर नहीं डाली, बस मैंने बिल्कुल आराम से उसे नीचे खड़ी डीमन आर्मी की तरफ एक बार घुमा दिया। मैंने शांत लेकिन आदेश भरी आवाज में कहा, दफा हो जाओ। मेरे यह एक शब्द बोलते ही हजारों मीटर लंबी सुनहरी रोशनी स्पेस को चीरती हुई आगे बढ़ी। उस रोशनी में कोई शानदार चमक नहीं थी, न कोई दुनिया हिला देने वाला धमाका था। वह बिल्कुल साधारण दिख रही थी। लेकिन जैसे ही वह डीमन आर्मी से टकराई, वैसे ही वे डीमन जनरल्स और डीमन सोल्जर्स, जिनकी ताकत ग्रेट असेंशन रेल्म और यहां तक कि फ्यूजन रेल्म पीक तक थी, उन्हें विरोध करने का एक पल भी नहीं मिला। वे ऐसे गायब हो गए मानो किसी ने गंदगी को कपड़े से साफ करके मिटा दिया हो। वे बिना कोई आवाज किए सीधे हवा में घुल गए। मेरे सिर एक वार से लाखों की सेना में से कई लाख डीमन सोल्जर्स एक ही पल में मिट गए। पूरे स्पेस में एक बहुत बड़ा खाली हिस्सा बन गया। दूसरा डीमन लॉर्ड डर के मारे चीख उठा, ये कैसे हो सकता है? ये कैसी ताकत है? तुमने तो इमॉर्टल पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया। दूसरा डीमन लॉर्ड डर के मारे चीख उठा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना साधारण सा फिजिकल अटैक इतनी भयानक एब्सोल्यूट क्रशिंग पावर पैदा कर सकता है। मैंने शांत चेहरे के साथ कहा, इसे घास साफ करना कहते हैं और तुम लोग बस कुछ बेकार की घास हो। मैंने हाथ में छोटी कुदाल पकड़े हुए शांत चेहरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उस एक कदम के साथ मेरे शरीर की ट्रू ड्रैगन सील का एक और हिस्सा खुल गया। अब वह 5% तक पहुंच चुकी थी। अगले ही पल सुप्रीम ड्रैगन एम्परर की असली ऑरा पूरे स्पेस में फैल गई। उसके दबाव से बचे हुए सभी डीमन सोल्जर्स और डीमन जनरल्स वहीं स्पेस में घुटनों के बल गिर पड़े। उनके शरीर बुरी तरह कांपने लगे। वे लड़ने की हिम्मत तक खोने लगे। वन हॉर्न्ड डीमन लॉर्ड गुस्से से दहाड़ा, कमबख्त, सब एक साथ हमला करो, इसे अभी मार डालो। वन हॉर्न्ड डीमन लॉर्ड का चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। अब उसके चेहरे पर पहले वाला घमंड बिल्कुल नहीं था। उसके माथे का लंबा सींग खून जैसी लाल रोशनी से चमक उठा। उसमें से सैकड़ों मीटर मोटी विनाशकारी रक्त रंग की बिजली निकली। वह स्पेस को चीरती हुई सीधे मेरी तरफ आ गई। उसी समय बाकी दोनों डीमन लॉर्ड्स भी जोर से दहाड़े और उन्होंने भी एक साथ अपना हमला शुरू कर दिया। वे दोनों पलक झपकते ही हजारों मीटर लंबे डीमन ड्रैगन बॉडीज में बदल गए। एक दाएं से और दूसरा बाएं से दुनिया को मिटा देने वाली ताकत के साथ मेरी तरफ टूट पड़ा। लिन वन क्यू ने जोश से कहा, लिन फान, बाएं वाला मुझे दे दो। अब जबकि वह ड्रैगन एम्परर लेगेसी को पूरी तरह अपने अंदर समा चुकी थी, उसे अपनी नई ताकत को परखने के लिए एक असली लड़ाई की जरूरत थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर चुपचाप ट्रू ड्रैगन प्रोटेक्शन ऑरा की एक गर्म धारा उसके शरीर में भेज दी, ताकि अगर वह हार भी जाए तो उसकी जान को कोई खतरा ना हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, जाओ, लेकिन सावधान रहना। लिन वनक्यू ने हल्की आवाज में जवाब दिया, ठीक है। लिन वनक्यू का शरीर हरे और सुनहरे रंग की रोशनी में बदल गया और वह उसी पल दाईं तरफ वाले डीमन लॉर्ड पर टूट पड़ी, जो पहले ही डीमन ड्रैगन बन चुका था। दोनों की लड़ाई शुरू होते ही पूरे स्पेस में तेज रोशनी फैल गई। चारों तरफ भयानक एनर्जी वेव्स फैलने लगीं। हालांकि लिन वनक्यू अभी सिर्फ हाफ स्टेप ग्रेट लूट्रो इमॉर्टल थी, लेकिन मायरिड मेडिसिन, सेक्रेड बॉडी और ड्रैगन एम्परर लेगेसी के परफेक्ट फ्यूजन की वजह से वह कुछ समय तक बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ी। मैंने अपनी नजर सीधे सबसे आगे खड़े वन हॉर्न्ड डीमन लॉर्ड और दूसरे डीमन लॉर्ड पर टिकाई। मैंने शांत आवाज में कहा, अपनी औकात से ज्यादा कोशिश कर रहे हो। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी। मैंने आंख तक नहीं झपकाई, बस अपने हाथ की जंग लगी छोटी सी कुदाल उठाई और सामने आती उस विनाशकारी लाल बिजली की तरफ बिल्कुल आराम से एक बार चला दी। वह वार इतना साधारण था जितना कोई किसान खेत में घास काटते समय करता है। छटाक! एक बेहद तेज आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, मानो किसी ने जबरदस्ती एक बेहद मोटे झरने को बीच से फाड़ दिया हो। सबकी हैरान आंखों के सामने वह लाल बिजली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सितारों तक को मिटा सकती है, मेरी कुदाल से टकराते ही टोफू की तरह दो हिस्सों में कट गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस वार की ताकत जरा सी भी कम नहीं हुई। वह सीधा आगे बढ़ी और दूसरे डीमन लॉर्ड के, जो डीमन ड्रैगन बन चुका था, शरीर को चीरती हुई निकल गई। पुफ! एक बेहद हल्की आवाज सुनाई दी। उस ग्रेट लू ट्रू इमॉर्टल ताकत वाले डीमन लॉर्ड का, जिसका शरीर बेहद मजबूत था। चीखने का मौका भी नहीं मिला। उसका विशाल ड्रैगन हेड सीधे धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। उसका हजारों मीटर लंबा डीमन ड्रैगन बॉडी ड्रैगन ऑरा से चिथड़े चिथड़े होकर स्पेस में बिखर गया। वन हॉर्न्ड डीमन लॉर्ड डर के मारे बड़बड़ाया। फिर से एक ही वार में वन हॉर्न्ड डीमन लॉर्ड पूरी तरह डर गया। वह खाली नजरों से मेरे हाथ की उस जंग लगी छोटी सी कुदाल को घूरता रह गया।
उस पर लगी पुरानी जंग अब भी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसी साधारण सी चीज जिसे सड़क किनारे कोई उठाना भी पसंद न करे, उसने कुछ ही पलों में 2 हाफ स्टेप डिवाइन एम्परर डीमन लॉर्ड्स की जान ले ली थी। ये ताकत उसकी समझ से पूरी तरह बाहर थी। मैंने शांत आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था, मैं तो बस मेडिसिन किंग वैली में घास साफ करने वाला एक छोटा सा लड़का हूं, लेकिन तुम लोगों ने ही आकर मुझे परेशान किया। मैंने हल्की सी सांस ली, फिर अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और बिल्कुल आराम से उसकी तरफ चलने लगा। मेरा हर कदम मानो उसके दिल पर पड़ रहा था। उसकी सोल दर्द से कांप उठती थी। वन हॉर्न्ड डीमन लॉर्ड घबराकर चीखा, नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं अबिस डीमन एम्परर का दूत हूं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो डीमन एम्परर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वह एक असली गॉड किंग है। वन हॉर्न्ड डीमन लॉर्ड पागलों की तरह चिल्लाने लगा। साथ ही वह लगातार पीछे हटने लगा। वह वापस अबिस रिफ्ट के अंदर भागना चाहता था। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, गॉड एम्परर, गॉड किंग, क्या वे बहुत ताकतवर हैं? मैंने ठंडी हंसी हंसी। जब मैं उन्हें पंचिंग बैग बनाकर पीटा करता था, तब उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि एक शब्द भी बोल सके। मैंने अपना दायां हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। वह साधारण सा दिखने वाला सुनहरा ड्रैगन क्लॉ सीधे स्पेस को चीरता हुआ पल भर में उसके सामने पहुंच गया और उसकी एकमात्र सींग को मजबूती से पकड़ लिया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, टूट जा। मैंने जोर से दबाव डाला। वन हॉर्न्ड डीमन लॉर्ड दर्द और डर से पागलों की तरह चीखने लगा। उसकी वह बेहद मजबूत सींग, जिसमें उसकी ज्यादातर ताकत छिपी हुई थी, मैंने जबरदस्ती उसके माथे से उखाड़ दी। अगले ही पल भयानक ट्रू ड्रैगन डिवाइन फ्लेम उसके घाव के अंदर घुस गई। उसके शरीर की सारी डीमन छी और उसकी बची हुई लाइफ फोर्स पलक झपकते ही पूरी तरह जलकर खत्म हो गई। इस तरह तीनों हाफ स्टेप डिवाइन एम्परर डीमन लॉर्ड्स पूरी तरह मारे गए। उधर दूसरी तरफ लिन वॉन्क्यू ने भी अपनी हथेली से आखिरी डीमन लॉर्ड की छाती पर जोरदार वार किया। वह कई हजार मीटर दूर जा गिरा और बुरी तरह घायल हो गया। जब उसने देखा कि उसके तीनों नेता पहले ही मारे जा चुके हैं, तो उसका डर से बुरा हाल हो गया। उसने एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं की और तुरंत एबिस रिफ्ट की तरफ भागने लगा। लिन वनक्यू ने तेज आवाज में कहा, जब यहां तक आ ही गए हो तो फिर यहीं रहो। उसकी खूबसूरत आंखों में दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। उसने दोनों हाथों से तेजी से हैंड सील्स बनाए। अगले ही पल एक बेहद शक्तिशाली हरा सोर्स स्टॉर्म तैयार हो गया। उसके अंदर सुनहरी ट्रू ड्रैगन फ्लेम भी मिल चुकी थी। वह सीधा भागते हुए डीमन लॉर्ड और उसके साथ बची हुई कई लाख डीमन आर्मी पर टूट पड़ा। उन सभी को उसी पल उस भयानक तूफान ने निगल लिया। उनकी दर्द भरी चीखों के बीच वे घमंडी हमलावर आखिरकार गॉड डोमेन के पीछे वाले पहाड़ों की खाद बन गए। लिन वनक्यू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आखिरकार सब खत्म हुआ। लिन वनक्यू हल्की थकान के साथ वापस मेरे पास आकर उतरी। उसने शरारत से अपनी जीभ बाहर निकाली। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में पहले कभी न दिखाई देने वाली चमक थी। इस बार वह अब सिर्फ मेरी सुरक्षा में रहने वाली कमजोर लड़की नहीं रही थी, अब वह सचमुच मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली साथी बन चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत बढ़िया, सच में तुम मेरी औरत कहलाने के लायक हो। मैं मुस्कुराया और प्यार से उसके माथे का पसीना पोंछ दिया, फिर हल्के से उसके गाल को दबाया। लिन वनक्यू ने गर्व से कहा, बिल्कुल, अब देखती हूँ आगे से तुम मुझे कमजोर समझने की हिम्मत करते हो या नहीं। लिन वनक्यू ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली। यह सब खत्म करने के बाद मैंने मुड़कर आसमान की सबसे गहरी जगह की तरफ देखा। वहां मौजूद एबिस रिफ्ट अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी, लेकिन उसके अंदर से एक बेहद शक्तिशाली और प्राचीन ऑरा लगातार मुझे घूर रही थी। उसमें अनंत क्रूरता और विनाश की गंध भरी हुई थी। एबिस डीमन एम्परर की गहरी आवाज स्पेस में गूंजी, एबिस डीमन एम्परर, सुप्रीम ड्रैगन एम्परर, बहुत अच्छा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी अपनी ताकत वापस हासिल कर लोगे, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब कुछ यहीं खत्म हो गया? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। एबिस डीमन एम्परर की ठंडी आवाज स्पेस में गूंजी, जिस दिन यह सम्राट पूरी तरह उतर आएगा, उसी दिन तुम्हारी मौत तय होगी। अपनी गर्दन साफ करके मेरा इंतजार करना। वह ठंडी आवाज लंबे समय तक स्पेस में गूंजती रही। उसमें असीम नफरत और खुली धमकी भरी हुई थी। मैंने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं हर समय तैयार हूं, लेकिन उससे पहले तुम अपनी ही जान की चिंता कर लो, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि एबिस डीमन रियल्म तक जाने वाला स्पेस पैसेज कहाँ है। मैंने ठंडी हंसी हंसी। मेरे होंठों पर बेहद ठंडी मुस्कान थी। मैंने अपने हाथ की छोटी कुदाल फिर से कमर पर टांग दी और लिन वनक्यू को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। फिर एक कदम आगे बढ़ाया। एक सुनहरी ट्रू ड्रैगन लाइट बीम ने उसी पल स्पेस को चीर दिया और हमें लेकर सीधे गॉड डोमेन के हेवनली पैलेस के खंडहर बन चुके चौक में वापस आ गई। गॉड डोमेन की बची हुई ताकतों के लोग मुझे वापस आते ही पूरी तरह डर गए। वे सब घुटनों के बल बैठकर लगातार सिर झुकाने लगे, यहां तक कि सांस भी बहुत संभाल कर ले रहे थे।
उन्हें डर था कि कहीं मेरी जरा सी नाराजगी भी उन पर ना आ जाए। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, मैं बस लिन वोंक्यू को बाहों में लिए धीरे धीरे उस आधे टूटे हुए पिछवाड़े के बगीचे की तरफ चल पड़ा, क्योंकि यहीं कहीं छिपा हुआ था उस रहस्यमयी सीक्रेट रेल्म का प्रवेश द्वार, जहां सालों पहले मुझे बुरी तरह घायल किया गया था। वहां सिर्फ मेरी सील पूरी तरह खोलने की सबसे अहम चीज ही नहीं थी, बल्कि वहीं लिन वनक्यू के गुरु की मौत का असली सच भी छिपा हुआ था। लिन वनक्यू ने उत्सुकता से पूछा, लिन फैन, क्या यही वह सीक्रेट रेल्म का एंट्रेंस है? लिन वनक्यू ने बगीचे की नकली चट्टान के पीछे हल्की धूसर रोशनी छोड़ते हुए स्पेस पैसेज की तरफ इशारा किया। उस पैसेज से निकल रही ऑरा बेहद अजीब थी। उसमें पूरे हेवन से बिल्कुल अलग, बहुत प्राचीन और वीरान सी अनुभूति थी। मैंने गंभीर आवाज में जवाब दिया, हाँ। मैंने गंभीर आवाज में कहना जारी रखा। उसी समय लिनवुजी और गॉड डोमेन के उन बूढ़ों ने यहीं मेरे खिलाफ जाल बिछाकर मुझ पर हमला किया था। लेकिन मेरा एहसास कहता है कि उस दिन सिर्फ वे लोग ही नहीं थे, उनके अलावा कोई और भी था। ऐसी मौजूदगी जिसके बारे में आसानी से बताया भी नहीं जा सकता। हो सकता है वह उस रहस्यमयी डिवाइन रेल्म से आया हो। उसी समय मेरे शरीर के अंदर 9 ड्रैगन स्वॉलिंग हेवन आर्ट पूरी ताकत से चलने लगी। सुनहरे ड्रैगन्स पैटर्न्स बार बार मेरे शरीर पर उभरने लगे। लिन वांक्यू ने पूरे भरोसे के साथ कहा, अगर ऐसा है तो चलो अंदर चलते हैं। वैसे भी जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। लिन वनक्यू ने पूरे भरोसे के साथ मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी खूबसूरत आंखों में अटूट विश्वास चमक रहा था। उसकी आंखों में वह बिना किसी शर्त का भरोसा देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर एक गहरी सांस ली और अगले ही पल मैं उसका हाथ थामे सीधे उस धूसर रोशनी वाले स्पेस पैसेज के अंदर चला गया। अगले ही पल हम दोनों के शरीर उस स्पेस पैसेज के अंदर समा गए और गॉड डोमेन से पूरी तरह गायब हो गए। हेवनली पैलेस के पीछे वाले बगीचे में एक बार फिर शांति लौट आई। सिर्फ हवा में उड़ते सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, मानो वह आने वाले अगले तूफान की आहट दे रही हो। उसी समय सबसे ऊंचे डिवाइन रेल्म की गहराइयों में एक बेहद प्राचीन और अनंत इमॉर्टल लाइट से चमकते पवित्र महल के अंदर एक बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा सूखा हुआ था और उसकी आंखों में अनगिनत तारों के जन्म और विनाश के दृश्य दिखाई दे रहे थे। रहस्यमयी बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, सोचा नहीं था कि वह लड़का जो मॉर्टल वर्ल्ड में घास साफ करता था सच में ड्रैगन एम्परर की गद्दी वापस हासिल कर लेगा। इतना ही नहीं, उसने ड्रैगन एम्परर लेगेसी भी अपने अंदर संभाली। लगता है उस समय की वह 9 रिवॉल्यूशंस गोल्डन पिल सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए नहीं थी, उसने उस बहुत पुराने राज को भी अपने साथ जगा दिया है। लेकिन अब जबकि वह खुद उस जगह में कदम रख चुका है, तो दूसरे चरण की योजना शुरू करने का समय भी आ गया है। रहस्यमयी बूढ़े ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, उन दोनों छोटे बच्चों को भी वहां भेज दो। उसे इतनी आसानी से आगे मत बढ़ने देना। आखिर डिवाइन रेल्म की इज्जत कोई साधारण इंसान यूं ही पैरों तले नहीं कुचल सकता। उस बूढ़े की खाली सी आवाज उस विशाल पवित्र महल में देर तक गूंजती रही और उसी समय अब तक की हर लड़ाई से भी कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा क्रूर एक नई जंग की शुरुआत उस रहस्यमयी खंडहर के अंदर चुपचाप हो चुकी थी। उधर मैं अब भी लिन वांक्यू का हाथ थामे उस सुनसान और बेहद प्राचीन पैसेज के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लिन वांक्यू ने हल्की कांपती आवाज में कहा, लिन फान, यहाँ बहुत ठंड है और मेरा ट्रू एसेंस भी बहुत ज्यादा दब गया है। मैं अपनी ताकत का 10% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही। चलते चलते लिन वांक्यू हल्के हल्के कांपने लगी। वह और करीब आकर मुझसे लग गई। उसका चेहरा थोड़ा सफेद पड़ गया था। इस पैसेज में कदम रखते ही एक बेहद अजीब और प्राचीन ग्रेविटी लॉ हम पर उतर आई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह शरीर के अंदर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह जमा देना चाहती हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, यह एंशिएंट लॉज का दबाव है। बाहर से आने वालों पर इसका असर सच में बहुत ज्यादा होता है। मैं हल्के से मुस्कुराया। मेरे शरीर की सुनहरी ट्रू ड्रैगन फ्लेम तुरंत सक्रिय हो गई। वह हमारे जुड़े हुए हाथों के जरिए सीधे लिन वांक्यू के शरीर में पहुंच गई। एक ही पल में उसके शरीर की सारी ठंड और बेचैनी गायब हो गई। तब जाकर उसके चेहरे पर दोबारा लालिमा लौट आई। वह उत्सुकता से चारों तरफ देखने लगी। लिन वांक्यू ने उत्साहित होकर कहा, देखो आगे रोशनी दिखाई दे रही है, क्या हम पहुंचने वाले हैं? मैंने गंभीर आवाज में जवाब दिया, हाँ। मेरा हाथ मजबूती से पकड़े रहो, हम पहुंच गए हैं। मेरा चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया, क्योंकि मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उस चमकते हुए निकास के दूसरी तरफ इस समय कई बेहद प्राचीन और बेहद शक्तिशाली मौजूदगियां चुपचाप मेरा इंतजार कर रही थीं। उनकी ताकत ग्रेट ये ट्रू इमॉर्टल से भी कहीं ज्यादा थी। वे पहले ही ग्रेट लू गोल्डन इमॉर्टल रियलम तक पहुंच चुकी थीं और उनकी नजरें शुरू से ही मुझ पर टिकी हुई थीं। मैंने ठंडी आवाज में कहा, लगता है लिन वुजी, उस निकम्मे के असली मालिक काफी देर से अंदर मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तो उससे क्या, जब तक मेरे हाथ में ये जंग लगी छोटी सी कुदाल है, तब तक पूरे हेवंस के देवता भी
मेरे लिए सिर्फ घास है। धड़ाम, स्पेस फटने की कानों को हिला देने वाली आवाज गूंजी। अगले ही पल हम दोनों उस अंधेरे एंशिएंट पासेज से बाहर निकल आए और सामने फैले एक बेहद विशाल और हैरतअंगेज प्राचीन स्टारी स्काई में उतर गए। यहाँ न सूरज था, न चांद, और न ही कोई तारे। चारों तरफ सिर्फ अनगिनत विशाल सुनहरे ड्रैगन स्केलेटन्स तैर रहे थे। उनमें से हर एक साधारण सितारों से भी कहीं ज्यादा विशाल था। वे सब मिलकर एक अविश्वसनीय ड्रैगन ग्रेवयार्ड बना रहे थे, और उस ग्रेवयार्ड की सबसे गहरी जगह पर एक विशाल होली पैलेस खड़ा था। वह अनंत डिवाइन लाइट से चमक रहा था। उसके ऊपर लगे विशाल पट्ट पर ड्रैगन क्लैन की बेहद प्राचीन लिपि में 5 शब्द लिखे थे, इटर्नल ड्रैगन एम्परर हॉल। वही जगह जहां कभी मैं पूरे हेवंस पर राज करता था, जहां से मैंने अनगिनत शक्तिशाली दुश्मनों को अपने सामने झुकाया था। लेकिन आज उस बंद होली पैलेस के विशाल दरवाजे के सामने 2 बेहद शक्तिशाली लोग खड़े थे। उन दोनों के शरीर से आसमान हिला देने वाली इमॉर्टल ऑरा निकल रही थी। उन्होंने शुद्ध सफेद डिवाइन आर्मर पहन रखी थी। उनके माथे पर जटिल 9 रंगों वाला डिवाइन मार्क चमक रहा था। उनकी ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल प्रेशर इतनी भयानक थी कि आसपास कई लाख ली तक का स्पेस टूट चुका था। पहले डिवाइन गार्ड ने घमंड से कहा, ड्रैगन एम्परर, आखिर तुम आ ही गए। हम दोनों डिवाइन लॉर्ड के आदेश पर पिछले 30,000 सालों से यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक सफेद कवच पहने नौजवान ने अपने हाथ की सुनहरी डिवाइन सोर्ड मेरी तरफ तान दी। उसकी आंखों में घमंड और तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने बस बोरियत से अपना कान खुजाया। मैंने बेहद ठंडे स्वर में कहा, तुम दोनों दरवाजे पर भौंकने वाले कुत्ते कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हो। मैंने ये 12 शब्द बेहद ठंडे स्वर में कहे, फिर धीरे से अपनी कमर से वही जंग लगी छोटी सी कुदाल उतार ली और आराम से एक कदम आगे बढ़ा। उसी पल मेरी दोनों आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। मेरे सफेद बाल, जो अब तक शांत थे, अचानक पागलों की तरह हवा में लहराने लगे। मेरे शरीर से निकली असीम ड्रैगन किलिंग इंटेंट तूफान की तरह चारों तरफ फैल गई। उसने पूरे ड्रैगन ग्रेवयार्ड को हिला दिया, और उसी पल सुप्रीम ड्रैगन एम्परर की अंतिम रिवेंज की शुरुआत हो गई। दोनों डिवाइन गार्ड्स गुस्से से दहाड़े, मूर्ख इंसान, मर जाओ। अगले ही पल वे दोनों चमकदार डिवाइन लाइट में बदल गए और दुनिया मिटा देने वाली ताकत के साथ सीधे मेरी तरफ टूट पड़े। लेकिन अपनी पूरी ताकत वाले सुप्रीम ड्रैगन एम्परर के सामने ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स भी बस थोड़े ज्यादा ताकतवर कीड़े मकोड़े ही थे। मैंने अपनी छोटी कुदाल मजबूती से पकड़ ली। मेरे होठों पर एक खतरनाक और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान उभर आई और मैं बिना रुके सीधे उनकी तरफ बढ़ गया। गड़ गड़ गड़। गॉड डोमेन की सबसे गहरी स्टारी स्काई में अनगिनत इमॉर्टल लाइट और ड्रैगन ऑरा आपस में जोरदार टकराने लगी, और उसी पल वह महान युद्ध शुरू हो गया, जो पूरे हेवंस का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। मैंने मन ही मन सोचा, और मेरी कुदाल भी अब उनका इंतजार करते करते बेचैन हो चुकी थी। वे दोनों ग्रेट लू गोल्डन इमॉर्टल लॉज से भरी हर चीज को मिटा देने वाली ताकत के साथ निराशा की एक विशाल दीवार बनकर मेरी तरफ टूट पड़े। उस भयानक दबाव ने स्पेस में तैर रहे विशाल ड्रैगन स्केलेटन्स तक को कई दर्जन ली पीछे धकेल दिया। लेकिन मैंने लिन वॉन्क्यू को अपनी बाहों में लिए रखा। न मैं हिला, न पीछे हटा। मैंने बस अपने दाएं हाथ की उस जंग लगी छोटी सी कुदाल को उठाया और बिना किसी दिखावे के बहुत साधारण ढंग से आगे हल्का सा वार कर दिया। टन! लोहे के टकराने जैसी एक साफ आवाज पूरे शांत स्पेस में गूंज उठी। लेकिन उस साधारण सी आवाज के अंदर मेरे सील खुलने के बाद जागी हुई 10% ड्रैगन एम्परर ओरिजिन की ट्रू ड्रैगन विब्रेशन लॉ छिपी हुई थी। जैसे ही वह दोनों सुनहरी डिवाइन सोर्ड्स से टकराई, वे ग्रेट लुओ डिवाइन सोर्ड्स, जिन्हें मायरियट ट्रिबुलेशन डिवाइन आयरन से बना अटूट हथियार कहा जाता था, बर्फ की मूर्ति की तरह धड़ाम एक ही पल में टूटकर अनगिनत चमकते लोहे के टुकड़ों में बिखर गईं, और वे दोनों घमंडी ग्रेट लू गोल्डन इमॉर्टल डिवाइन गार्ड्स सीधे ट्रू ड्रैगन की भयानक पलटवार वाली ताकत से उड़ गए। उनके शरीर टूटी हुई पतंग की तरह कई हजार मीटर दूर जा गिरे। वे होली पैलेस के विशाल सफेद जेड पिलर से जा टकराए, इतनी जोर से कि उन प्राचीन स्तंभों पर अनगिनत दरारें पड़ गईं। पहला डिवाइन गार्ड कांपती आवाज में बोला, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा शरीर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तुमने तो अभी अपनी सारी सील भी नहीं खोली। उनमें से एक ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल डिवाइन गार्ड जोर जोर से सांस लेने लगा। उसके चेहरे का सारा घमंड गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ डर और अविश्वास बचा था। वह लगातार मेरे हाथ की उस जंग लगी छोटी सी कुदाल को घूर रहा था, मानो वह कोई साधारण खेती का औजार नहीं, बल्कि पूरे हेवंस को मिटा देने वाला सर्वोच्च डिवाइन आर्टिफैक्ट हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहा,
मैंने अभी अपनी सारी सील नहीं खोली है। मैंने कुदाल को आराम से अपने कंधे पर रख लिया। मेरे चेहरे पर वही बेफिक्र मुस्कान थी। मैंने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, लेकिन तुम दोनों जैसे दरवाजे पर पहरा देने वालों के लिए मेरी सिर्फ 10% ताकत ही तुम्हें यह समझाने के लिए काफी है कि असली ताकत किसे कहते हैं। लिन वन क्यू मेरे बगल में खड़ी थी। उसकी खूबसूरत आंखों में गहरा सम्मान और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। लिन वन क्यू की आंखों में हल्की सी चमक उभर आई। हालांकि रास्ते भर वह मेरी ताकत कई बार देख चुकी थी, लेकिन हर बार जब वह मुझे सबसे साधारण तरीके से इन घमंडी इमॉर्टल वर्ल्ड एक्सपर्ट्स को आसानी से हराते हुए देखती तो फिर भी हैरान रह जाती थी। उसके होंठों पर अपने आप एक बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। लिन वन क्यू मुस्कुराते हुए बोली, लिन फान, लगता है तुम्हारी घास साफ करने वाली कला डिवाइन रेल में भी उतनी ही काम की है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मीठी और साफ आवाज ने इस प्राचीन स्टाररी स्काई की भारी खामोशी को भी हल्का कर दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। घास साफ करने में सबसे जरूरी चीज होती है स्थिरता, सटीक निशाना और एक ही बार में काम खत्म करना, चाहे खेत की घास हो या रास्ता रोकने वाली घास। मेरी कुदाल के सामने दोनों में कोई फर्क नहीं। मैंने उसकी तरफ देखकर आंख मारी। मेरी आवाज प्यार से भरी हुई थी। दूसरा ग्रेट लू गोल्डन इमॉर्टल डिवाइन गार्ड गुस्से से दहाड़ा, बदतमीज, तुमने हमारी तुलना घास से करने की हिम्मत कैसे की। दूसरा ग्रेट लू गोल्डन इमॉर्टल डिवाइन गार्ड गुस्से से कांप उठा। वह बड़ी मुश्किल से जमीन से उठा। उसके पूरे शरीर से इमॉर्टल लाइट फिर से भड़क उठी। वह जबरदस्ती होली पैलेस के सामने मौजूद ग्रेट डॉग किलिंग फॉर्मेशन को सक्रिय करना चाहता था, लेकिन उसके डिवाइन हैंड सील्स पूरे होने से पहले ही मैंने मन ही मन सोचा, मैंने बस अपनी उंगली हल्की सी चटका दी। एक बेहद पतली सुनहरी ड्रैगन ऑनरा बिजली की तरह निकली और बिल्कुल सटीक उसके छीसी एक्यूपॉइंट पर जाकर लगी। एक हल्की सी आवाज आई और उसके शरीर से निकलती सारी इमॉर्टल लाइट फूटे हुए बुलबुले की तरह एक पल में गायब हो गई। वह डिवाइन गार्ड वहीं का वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसका शरीर जरा सा भी नहीं हिल पाया। मैंने शांत आवाज में कहा, तुम दोनों इतने सालों से जब दरवाजे की रखवाली ही कर रहे हो तो आज से मेरे लिए भी यही काम करते रहो। हाँ, बस थोड़ा अलग अंदाज में खड़े रहना, शायद ज्यादा अच्छे लगोगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर अपना दायां हाथ धीरे से लहराया। अगले ही पल एक बेहद रहस्यमयी क्रिएशन लॉ चारों तरफ फैल गई। उन दोनों ग्रेट लू गोल्डन इमॉर्टल डिवाइन गार्ड्स को महसूस हुआ कि कोई ऐसी ताकत उन्हें घेर चुकी है जिसका वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। उनके शरीर तेजी से पत्थर बनने लगे, लेकिन वह साधारण पत्थर नहीं था। वे दोनों 9 रंगों वाली डिवाइन लाइट छोड़ती बेहद खूबसूरत जेड स्टैच्यूज में बदल गए। उनकी आकृति इतनी जीवंत थी मानो वे अभी भी जिंदा हों। वे चुपचाप इटर्नल ड्रैगन एम्परर हॉल के विशाल द्वार के दोनों तरफ खड़े हो गए। सचमुच वे दो बेहद शानदार डोर गार्डियंस बन चुके थे। न खून बहा, न दर्द हुआ और न ही आसपास की धूल तक हिली। यह अद्भुत क्रिएशन लॉ देखकर लिन वन क्यू की आंखें हैरानी से चमक उठी। मैंने मुस्कुराकर कहा, चलो अब देखते हैं इस हॉल के अंदर आखिर कौन सा राज छिपा है। मैंने लिन वन क्यू का नर्म और कोमल हाथ थाम लिया। फिर हम दोनों धीरे धीरे सफेद जेड की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर गए और उस विशाल दरवाजे को, जो लाखों सालों से बंद था, धीरे से खोल दिया। गड़गड़गड़ भारी गूंज के साथ वह विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से एक बेहद प्राचीन ऑरा बाहर आई, लेकिन उसमें जरा भी डर या दबाव नहीं था। उसके अंदर पेड़ पौधों की हल्की सी खुशबू थी और साथ ही एक बेहद गर्मजोशी भरी ड्रैगन ऑरा भी महसूस हो रही थी। जैसे ही हम हॉल के अंदर पहुंचे, सामने का नजारा देखकर लिन वन क्यू हैरानी से सांस रोक बैठी। पूरा हॉल बेहद विशाल था। उसकी छत पर एक खूबसूरत स्टारी स्काई धीरे धीरे घूम रही थी। अनगिनत चमकते तारे एक दूसरे से जुड़कर नीचे फैली सफेद जेड फ्लोर को रोशन कर रहे थे। हॉल के दोनों तरफ विशाल ड्रैगन जेड पिलर्स खड़े थे। उन पर बने ड्रैगन कार्विंग्स इतने जीवंत थे कि लगता था अभी जिंदा होकर उड़ने लगेंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस ठंडे और गंभीर इमॉर्टल हॉल के बिल्कुल बीचों बीच एक हरी भरी मेडिसिन फील्ड थी। उसमें अनगिनत एंशिएंट डिवाइन हर्ब्स उग रहे थे, ऐसी जड़ी बूटियां जिनके बारे में मॉर्टल वर्ल्ड में किसी ने कभी सुना तक नहीं था। उनसे बेहद कोमल और पवित्र रोशनी निकल रही थी। लिन वन क्यू हैरानी से बोली, ये यहाँ मेडिसिन फील्ड कैसे हो सकती है? लिन वन क्यू जल्दी से उसके पास पहुंची। उसकी नजर एक 9 रंगों की रोशनी छोड़ते हुए अद्भुत लिंगजी पर टिक गई। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और गहरा मोह भी। आखिर वह मेडिसिन किंग वैली की वैली मास्टर थी। उसके दिल में डिवाइन हर्ब्स के लिए प्यार बहुत गहराई तक बसा हुआ था। उसी समय एक रहस्यमयी औरत की कोमल आवाज पूरे हॉल में गूंजी, क्योंकि उस समय का सुप्रीम ड्रैगन एम्परर भी
तख्त और ताकत से ज्यादा अपनों को चाहने वाला इंसान था। एक बेहद कोमल और थोड़ी कमजोर सी औरत की आवाज अचानक पूरे हॉल में गूंज उठी। लिन वनक्यू चौंक कर बोली, कौन? लिन वनक्यू चौंक गई। वह तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और सतर्क नजरों से मेडिसिन फील्ड की सबसे गहरी जगह देखने लगी। उधर हल्की रंगीन रोशनी से चमकती उस मेडिसिन फील्ड के बीचों बीच अनगिनत हरे रोशनी के कण तेजी से इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे वे एक बेहद कोमल और सुंदर औरत की आकृति में बदल गए। उसने साधारण हरे रंग का लंबा वस्त्र पहन रखा था। उसका चेहरा बेहद शांत और सुंदर था। उसकी आंखें बसंत की झील की तरह नरम थीं। वह चुपचाप लिन वांग्क्यू को देख रही थी। उसकी आंखों के किनारों पर आंसू चमक रहे थे। लिन वांग्क्यू कांपती आवाज में पुकार उठी, घू गुरुजी। जैसे ही लिन वांग्क्यू ने उस औरत का चेहरा साफ देखा, वह पूरी तरह सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बिना कुछ सोचे सीधे दौड़कर उसे गले लगाने लगी, लेकिन उसके दोनों हाथ सीधे उस हरे रंग की परछाई के आर पार निकल गए। वह सिर्फ हल्की सी ठंडी हरी रोशनी को ही छू सकी। रहस्यमयी औरत ने प्यार से कहा, पगली मत रो, ये सिर्फ तुम्हारी गुरु की यहाँ छोड़ी हुई एक छोटी सी चेतना है। वह लिन वांग्क्यू के आंसू पोंछना चाहती थी। उनकी आवाज में बेहद गहरा स्नेह और बिछड़ने का दर्द था। ये देखकर मैंने हल्की सी सांस ली, फिर एक कदम आगे बढ़कर सम्मान से झुक गया। मैंने सम्मान से कहा, मेडिसिन किंग वैली का छोटा सा मेडिसिन बॉय लिन फान पूर्व वैली मास्टर को प्रणाम करता है। हरे वस्त्र पहने वह महिला हल्का सा मुस्कुराई। उनकी आंखें मानो अनगिनत युगों को देख चुकी हों। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी नजर में संतोष भी था और सुकून भी। पूर्व वैली मास्टर ने विनम्रता से कहा, महाराज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। उस दिन जब हम अलग हुए थे तभी मुझे यकीन था कि एक दिन आप जरूर यहाँ वापस आएंगे, और आज लगता है उस समय मेरा फैसला सही था। उन्होंने धीरे से कहा। उनका शरीर हल्का सा कांप रहा था। साफ था कि इस बची हुई चेतना को बनाए रखना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। लिन वनक्यू बेचैनी से बोली, गुरुजी, आखिर उस समय हुआ क्या था? आप मेडिसिन किंग वैली क्यों छोड़कर चली गई थी, और आप यहाँ कैसे पहुंची? लिन वनक्यू ने आंखों के आंसू पोंछे, फिर बेचैनी से पूछा। ये सवाल पिछले पूरे 3 साल से उसके दिल में दबा हुआ था। हरे वस्त्र पहने वह महिला हल्के से आह भरकर ऊपर फैली चमकदार स्टाररी स्काई की तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में एक जटिल सी भावना उभर आई। पूर्व वैली मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा, 3 साल पहले डिवाइन रेल्म के उस हेवनली डिवाइन एम्परर ने पूरे हेवंस पर कब्जा करने के लिए छिपकर लिन वूजी से हाथ मिला लिया था। वह इस दुनिया के वर्ल्ड ओरिजिन को जबरदस्ती अपने अंदर समाना चाहता था। उसे रोकने के लिए मुझे मेडिसिन किंग वैली की विरासत का सबसे पवित्र खजाना 9 रेवोल्यूशंस पिल अपने साथ ले जाना पड़ा, और उसी पिल से मैंने आखिरी समय पर गंभीर रूप से घायल महाराज की जान बचाई, क्योंकि मुझे पता था। पूर्व वैली मास्टर आगे बोली कि पूरी दुनिया में सिर्फ महाराज ही इन बिखरती हुई अनगिनत दुनियाओं को बचा सकते हैं। जहां तक मेरी बात है, मेरा असली शरीर उसी समय नष्ट हो चुका था। उसके बाद मेरी यह बची हुई सोल इसी इटर्नल ड्रैगन एम्परर हॉल में छिपी रही। यहाँ की ड्रैगन एम्परर ऑनरा की मदद से मैं अपनी सोल को संभाले रही, और साथ ही महाराज की छोड़ी हुई आखिरी चीज की रक्षा भी करती रही। इतना कहकर उन्होंने अपना दायां हाथ धीरे से उठाया। अगले ही पल मेडिसिन फील्ड के बिल्कुल बीच की मिट्टी फट गई। उसके अंदर से गहरे हरे रंग का एक बीज बाहर निकला। वह बीज बस अंगूठे जितना बड़ा था, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, पूरे हॉल की वनस्पति ऑरा एक ही पल में 10 गुना बढ़ गई। यहाँ तक कि स्पेस में भी हरी लहरें फैलने लगी। मैंने हैरानी से कहा, यह इटर्नल लॉन्गिविटी सीड। मैंने उस बीज को देखा, मेरी आंखें सिकुड़ गईं, और उसी पल मेरे दिमाग में पुरानी यादें लौट आईं। पूर्व वैली मास्टर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, यही वह इटर्नल लॉन्जेविटी सीड है जिसे महाराज ने अपने हाथों से तैयार किया था। पूर्व वैली मास्टर गंभीर स्वर में आगे बोली, और यही पूरे हेवंस के वर्ल्ड ओरिजिन को ठीक करने और हेवनली डिवाइन एम्परर की योजना को रोकने की इकलौती कुंजी भी है। उन्होंने गंभीर नजरों से मेरी तरफ देखा। महाराज, अब हेवनली डिवाइन एम्परर के लोग पूरे हेवंस में फैल चुके हैं। वे लगातार नीचे की दुनियाओं की स्पिरिचुअल एनर्जी खींच रहे हैं ताकि अपनी डिवाइन पावर बनाए रख सकें। अगर आप इस बीज को वापस मेडिसिन किंग वैली ले जाएं और अपनी ट्रू ड्रैगन ऑरा, साथ ही वनक्यू की मिरियड मेडिसिन सेक्रेड बॉडी ओरिजिन से इसे सींचें और इसे पूरी तरह खिलने दें, तो यह एक शाश्वत वर्ल्ड ओरिजिन ग्रैंड फॉर्मेशन में बदल जाएगा और डिवाइन रेल्म के उन नकली देवताओं को हमेशा के लिए सारी दुनियाओं से बाहर कर देगा। ये सुनते ही लिन वनक्यू का दिल कसकर सिमट गया। उसने अपनी गुरु की धीरे धीरे धुंधली होती आकृति को देखा। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। लिन वनक्यू रोते हुए बोली, गुरुजी, आप भी हमारे साथ वापस चलिए प्लीज। मेडिसिन किंग वैली के सभी शिष्य आपको बहुत याद करते हैं। मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ। पूर्व वैली मास्टर ने प्यार से कहा, पगली, मेरी इस दुनिया से जुड़ी किस्मत अब यहीं तक थी। तुम्हें
अपना जीवन साथी मिलते देख लिया और महाराज को फिर से पूरे हेवंस का स्वामी बनते देख लिया। अब मेरे मन में कोई पछतावा नहीं है। हरे वस्त्र पहने वह महिला लिन वनक्यू को प्यार से देखती रही। उनका शरीर धीरे धीरे हरी जुगनुओं जैसी रोशनी में बदलने लगा। वह रोशनी हवा में तैरती हुई बिखरने लगी। पूर्व वैली मास्टर ने आखिरी बार कहा, बेटी, आगे का सफर महाराज के साथ मिलकर तय करना और मेडिसिन किंग वैली की मर्यादा कभी मत भूलना। उनकी कोमल आवाज धीरे धीरे हॉल में खोने लगी। आखिरकार वह पूरी तरह गायब हो गई और वह अनगिनत हरी रोशनियां एक खूबसूरत बारिश बनकर पूरे मेडिसिन फील्ड पर बरसने लगी। उनकी वजह से वहां उग रही सारी एंशिएंट डिवाइन हर्ब्स पहले से भी ज्यादा सुंदर खिल उठी। लिन वनक्यू फूट फूट कर रो पड़ी। गुरुजी, लिन वनक्यू वहीं मेडिसिन फील्ड के पास घुटनों के बल बैठ गई। वह खाली स्पेस को देखती रही। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। वह फूट फूट कर रो रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल भी भर आया। मैं धीरे से उसके पास गया और उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। फिर अपनी सबसे कोमल ट्रू ड्रैगन ऑनरा से उसके दिल का दर्द धीरे धीरे शांत करने लगा। मैंने प्यार से कहा, वनक्यू मत रो, गुरुजी कहीं गई नहीं है। वह इस पूरे हॉल की स्पिरिचुअल एनर्जी बनकर हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैंने धीरे से उसे समझाया और उसके माथे पर प्यार से एक हल्का सा चुंबन दिया। मैंने दृढ़ आवाज में कहा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिन नकली देवताओं ने गुरुजी का शरीर नष्ट किया और हमें एक दूसरे से जुदा होने पर मजबूर किया, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हम इस इटर्नल लॉन्जेविटी सीड को जरूर मेडिसिन किंग वैली में खिलाएंगे और गुरुजी की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। लिन वांग्क्यू काफी देर तक मेरी बाहों में चुपचाप रही। धीरे धीरे उसका रोना रुक गया। फिर उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, लेकिन उन आंखों में पहले कभी न देखा गया दृढ़ निश्चय था। लिन वनक्यू ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है लिन फान, चलो घर चलते हैं, मेडिसिन किंग वैली, और इस बीज को अपने हाथों से वहीं लगाएंगे। मैं मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाया। फिर मैंने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल वह इटर्नल लॉन्जेविटी सीड खुद उड़कर मेरी हथेली पर आ गया। उससे बेहद कोमल और गर्म रोशनी निकल रही थी। मैंने उसे बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया। फिर लिन वनक्यू का हाथ थामा और हम दोनों इटर्नल ड्रैगन एम्परर हॉल से बाहर निकल आए। हमारे पीछे हॉल का विशाल दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। वे दोनों ग्रेट लू गोल्डन इमोर्टल्स जो जेड स्टैच्यूज बन चुके थे, अब भी स्टार लाइट में हल्की चमक बिखेर रहे थे। वे चुपचाप उस प्राचीन खंडहर की रखवाली करते रहे। स्पेस रिफ्ट पार करने के बाद हम दोनों फिर से मेडिसिन किंग वैली के पीछे वाले पहाड़ पर पहुंच गए। जैसे ही हमारे पैर उस परिचित और नरम जमीन पर पड़े, पहाड़ों से आती ठंडी हवा हल्की सी जड़ी बूटियों की खुशबू अपने साथ लेकर आई और पूरे शरीर को सुकून से भर दिया। लिन वनक्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, लिन फन, हम सच में वापस आ गए। लिन वनक्यू ने चारों तरफ फैले परिचित बैम्बू फॉरेस्ट और मेडिसिन फील्ड्स को देखा। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई। यहाँ उसे देवताओं और अमर योद्धाओं की लड़ाइयों का बोझ नहीं उठाना था। उसे बस मेडिसिन किंग वैली की वैली मास्टर बनकर शांति से जीना था। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हम घर लौट आए हैं, तो क्या हमारी वैली मास्टर अपना वादा पूरा करेंगी और मेरे लिए गर्मा गर्म हरी सब्जियों वाली खिचड़ी बनाएंगी? मैंने हंसते हुए उसके गाल को हल्के से दबाया। मेरी आवाज में शरारत थी। लिन वनक्यू ने बनावटी गुस्से में कहा, तुम्हें तो बस खाने की ही पड़ी रहती है, लेकिन आज तुमने अच्छा काम किया है, इसलिए आज मैं खुद खाना बनाऊंगी और तुम्हें 2 एग पोंच भी दूंगी। लिन वनक्यू ने मुझे बनावटी गुस्से से घूरा, फिर अपना दुपट्टा संभालते हुए एक खुश तितली की तरह रसोई की तरफ दौड़ गई। लिन वनक्यू तेजी से दूर बने बैम्बू हाउस की तरफ दौड़ गई। मैंने उसके उस जोश से भरे पीछे जाते हुए रूप को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर झुककर जमीन पर पड़ी अपनी जंग लगी छोटी सी कुदाल उठा ली, उसे कमर पर टांगा और आराम से उसके पीछे चल पड़ा। अगले कुछ महीनों तक मेडिसिन किंग वैली में पहले कभी न देखी गई शांति और अपनापन लौट आया। बाहर की कल्टीवेशन वर्ल्ड अब भी 9 हेवंस डिवाइन हॉल के अचानक नष्ट हो जाने की चर्चा कर रही थी। यहाँ तक कि कई बड़े सेक्ट्स ने मेडिसिन किंग वैली की जांच करने के लिए लोग भी भेजे, लेकिन जो भी मेडिसिन किंग वैली से 100 ली के दायरे में पहुंचता, अभी उसे एक अजीब बात महसूस होती। पूरी वैली मानो किसी अदृश्य और गर्मजोशी भरी बैरियर से घिरी हुई थी। वे चाहे जितनी कोशिश कर लें, उन्हें वैली में आने का रास्ता ही नहीं मिलता था। आखिरकार उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ता और इस शांत स्वर्ग जैसी जगह में हमारी रोज की कल्टीवेशन भी पहले से कहीं ज्यादा मजेदार हो गई थी। हर सुबह जैसे ही सूरज निकलने वाला होता, मैं अपनी वही जंग लगी छोटी सी कुदाल लेकर पीछे वाले पहाड़ की सबसे छिपी हुई स्पिरिचुअल फील्ड में जाता और इटर्नल लॉन्जेविटी सीड की मिट्टी डीली करता। ये एंशिएंट ट्रेजर सच में बहुत नखरे वाला था। साधारण स्पिरिचुअल स्प्रिंग का पानी इसे बिल्कुल पसंद नहीं था। हर दिन मुझे अपनी ट्रू ड्रैगन ओरिजिन ऑरा का थोड़ा सा हिस्सा देना पड़ता था और लिन वनक्यू को अपने मेरियड मेडिसिन सेक्रेड बॉडी से बनी लॉन्जेविटी ड्यू इसमें मिलानी पड़ती थी। तब जाकर वह आलस से थोड़ा सा और ऊपर बढ़ता था। लिन वनक्यू,
उत्साह से बोली लिन फान, जल्दी आओ, देखो इस छोटे से बच्चे की दूसरी पत्ती निकल आई है। लिन वान क्यू हल्के सादे कपड़ों में स्पिरिचुअल फील्ड के पास बैठी थी। वह मिट्टी से निकले उस छोटे से हरे अंकुर की तरफ इशारा करते हुए उत्साह से मुझे बुला रही थी। इस समय उसमें पहले वाली ठंडी और गंभीर वैली मास्टर जैसी कोई बात नहीं बची थी। वह तो अपनी फसल देखकर खुश होने वाली एक साधारण किसान लड़की जैसी लग रही थी। मैंने कुदाल नीचे रखी और उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने उस छोटे से अंकुर को देखा। वह मुश्किल से 2 इंच ऊंचा था, लेकिन उससे हल्की हरी और सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मैं हंस पड़ा। मैंने मुस्कुराकर कहा, बढ़ तो रहा है, लेकिन इसकी भूख भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ही खिलाते रहे तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारे इस छोटे से शरीर से निकलने वाली लॉन्जेविटी ड्यू शायद कम पड़ जाएगी, मैंने हंसते हुए कहा। साथ ही उसके माथे पर बिखरे बालों को प्यार से पीछे कर दिया। लिन वन क्यू ने गर्व से कहा, मुझे कम मत समझो। मेरी मायरिएड मेडिसिन सेक्रेट बॉडी अब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। लिन वान क्यू ने गर्व से अपनी खूबसूरत ठुड्डी ऊपर उठा ली। लिन वान क्यू गंभीर होकर बोली, लेकिन हाल ही में वैली की स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स सच में काफी कमजोर हो गई हैं। इस छोटे से पौधे को पालने के लिए कई स्पिरिचुअल हर्ब्स की ग्रोथ भी प्रभावित हो रही है। ये सच में एक समस्या है, मैंने सोचते हुए कहा। इटर्नल लॉन्गेविटी सीड जब बढ़ता है तो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत तेजी से खींचता है। हालांकि मैंने अपनी सील से इसे काफी हद तक रोका हुआ है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेडिसिन किंग वैली के बाकी शिष्यों के लिए उगाई जाने वाली साधारण जड़ी बूटियां भी सूख जाएंगी। हम दोनों यही सोच रहे थे कि कहां से कोई हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेन लाकर इस कमी को पूरा किया जाए। तभी अचानक सामने वाले पहाड़ के मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ से बहुत जोर का शोर सुनाई दिया। वह आवाज बिल्कुल गलत समय पर आई थी। उस शोर के बीच स्पिरिचुअल बीस्ट्स और उड़ने वाले पक्षियों की आवाजें भी मिल रही थीं। लिन वान क्यू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कोई वैली में घुस आया है। लिन वान क्यू की भौहें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वह फिर से वही गंभीर वैली मास्टर बन गई। मैंने शांत स्वर में कहा, चलो देखते हैं कौन सा आंखों से अंधा बड़ा एक्सपर्ट यहाँ मुसीबत मोल लेने चला आया है। मैंने हाथ झाड़ते हुए कहा, सुबह सुबह घास साफ करने भी नहीं देते। मैंने हाथों की मिट्टी झाड़ी और हल्की शरारती मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। मेडिसिन किंग वैली के मुख्य द्वार पर वैली के दर्जन भर युवा शिष्य अपने अपने मेडिसिन पेस्टल्स हाथ में लिए पूरी सतर्कता से रास्ता रोके खड़े थे। उनके सामने बैंगनी रंग के वस्त्र पहने घमंडी कल्टीवेटर्स का एक दल खड़ा था। उनका नेता एक गोरे चेहरे वाला घमंडी नौजवान था। वह एक बर्फ जैसी सफेद बेहद शानदार स्पिरिट क्रेन पर बैठा हुआ था, लेकिन वह स्पिरिट क्रेन बार बार अपना सिर ऊंचा करके पास लगे फूलों और जड़ी बूटियों को चोंच मार रही थी जो नए नए लगाए गए थे। उसे देखकर ही चिढ़ होने लगी। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े ने घमंड से कहा, अपने वैली मास्टर को बाहर बुलाओ। हमारे यंग मास्टर खुद यहाँ आए हैं और तुम जैसे छोटे मेडिसिन बॉयज उनका रास्ता रोकने की हिम्मत कर रहे हो। सच में तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है। स्पिरिट क्रेन के पास खड़ा बैंगनी वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी घमंड से बोला। मेडिसिन किंग वैली के बड़े शिष्य ने सम्मान से कहा, आदरणीय सीनियर, हमारी वैली मास्टर अभी कल्टीवेशन में है। वह किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। कृपया आप सब वापस लौट जाइए। मेडिसिन किंग वैली का सबसे बड़ा शिष्य डर के बावजूद सीना तान कर रास्ते में खड़ा रहा। स्पिरिट क्रेन पर बैठे नौजवान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बाहरी लोगों से नहीं मिलेंगी। पूरे ग्रेट यान कल्चरेशन वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमारा बाजी पैविलियन ना जा सके। स्पिरिट क्रेन पर बैठा वह गोरे चेहरे वाला नौजवान ठंडी हंसी हंसा। उसने अपने हाथ का जेड फैन खोला और बेहद हल्के अंदाज में बोला, मैंने सुना है मेडिसिन किंग वैली की वैली मास्टर एक बेमिसाल खूबसूरत औरत है, इसलिए मैं खुद उसे शादी का प्रस्ताव देने आया हूँ। अगर वह मेरी यंग मास्टर्स वाइफ बन जाए तो आगे से पूरे ग्रेट यान में तुम जैसे बेकार लोगों को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। जाओ उसे खबर दो। लुतियानियों ने घमंड से कहा, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करना। ये सुनते ही बाजी पैविलियन के बाकी कल्चरिवेटर्स जोर जोर से हंसने लगे। उनके चेहरे पर बेहयाई साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय पास के बैम्बू फॉरेस्ट से एक आलसी सी आवाज सुनाई दी। मैंने आलस भरे अंदाज में कहा, सुबह सुबह इतना क्यों भौंक रहे हो? क्या तुम्हारे बाजी पवेलियन में सब लोग कुत्ते हैं? और वह सफेद पंखों वाला बड़ा पक्षी अपनी गंदी चोंच मेरी 100 साल पुरानी जायंट स्पिरिट हर्ब से हटाओ। अगर उसकी एक भी पत्ती टूटी तो आज मैं तुम्हारा चिकन मशरूम स्ट्यू बनाकर खा जाऊंगा। सब लोग एक साथ मुड़कर देखने लगे। उन्होंने देखा एक फटे पुराने सादे कपड़े पहने नौजवान आराम से बैम्बू फॉरेस्ट से बाहर निकल रहा था। उसकी कमर पर वही जंग लगी छोटी सी कुदाल लटक रही थी और उसके मुंह में मीठी घास की एक डंडी दबी हुई थी। उसे देखकर वह जितना साधारण लग सकता था उतना ही साधारण लग रहा था। उसके ठीक बगल में सफेद कपड़ों में बेहद खूबसूरत लिन वन क्यू चल रही थी, लेकिन इस समय उसकी आंखों में सिर्फ ठंडा गुस्सा था। लुतियानियों ने लालच भरी नजरों से कहा, लिन वांग क्यू,
गोरे चेहरे वाले उस नौजवान ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें ऐसे चमक उठी जैसे कोई भूखा भेड़िया शिकार देख ले। वह तुरंत स्पिरिट क्रेन के ऊपर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वैली मास्टर लिन, मैं बाजी पवेलियन का यंग मास्टर लू तियान्यू हूँ। आज आपको देखकर समझ गया कि आपकी सुंदरता के बारे में जो सुना था वह सब सच था। अगर आप हमारे बाजी पवेलियन में शामिल हो जाए तो जो चाहे वह शर्त रख सकती हैं। लू तियान्यू ने खुद को बहुत स्टाइलिश समझते हुए अपने कपड़े ठीक किए। उसकी आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। लू तियान्यू ने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन लिन वानक्यू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस हल्की बेबसी के साथ मेरी तरफ मुड़ी और बोली। लिन वानक्यू ने बेबस होकर कहा, लिन फैन, ये मक्खी कुछ ज्यादा ही